Good morning everybody. Myself Komal Sahani, Senior Lecturer CDDM, Government Women's Polytechnic College अजमेर। आज का मेरा सब्जेक्ट है सरफेस ऑर्नामेंटेशन 2, सब्जेक्ट कोड CD204, प्रैक्टिकल, यूनिट नंबर 1, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी, पार्ट 1। आज हम सबसे पहले ब्रीफ नॉलेज ऑफ द सरफेस ऑर्नामेंटेशन पढ़ेंगे। इसके मुख्य की कंटेंट्स हैं: फर्स्ट, meaning of surface; second, definition of surface; third, meaning of ornamentation; fourth, definition of ornamentation; fifth, meaning, definition and types of surface ornamentation; sixth, meaning of embroidery; seventh, definition of embroidery; eighth, meaning of tradition; ninth, definition of tradition; 10th, meaning of traditional; 11th, definition of traditional; 12th, definition of traditional embroidery; 13, styles of ornamentation; 14, cultural aspect of India; 15th, tools, equipments and material required in embroidery; and 16th, motifs and pattern। सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ सरफेस पढ़ेंगे। इससे ये तात्पर्य है कि सतह से क्या अभिप्राय है। द आउटसाइड पार्ट और अपरमोस्ट लेयर ऑफ समथिंग, किसी की भी एक बाहरी हिस्सा या ऊपरी हिस्सा सतह कहलाता है। सेकंड है डेफिनेशन ऑफ सरफेस, अर्थात सतह की परिभाषा। द एक्सटीरियर और अपर बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ 2-dimensional collection of points और a 3-dimensional collection of points। किसी भी वस्तु की बाहरी या ऊपरी सतह जो कि बिंदुओं के संग्रह से, जो कि द्विआयामी या फिर त्रिआयामी हो सकती है। थर्ड है मीनिंग ऑफ ऑर्नामेंटेशन। ऑर्नामेंटेशन से अभिप्राय क्या है? डेकोरेटिव एलिमेंट्स एडेड टू समथिंग टू एनहांस इट्स अपीयरेंस, एम्बेलिशमेंट एंड मेकिंग इट मोर इलैबोरेट on the predetermined area or space। किसी भी निश्चित क्षेत्र या स्पेस में सजावटी तत्वों के माध्यम से जब हम उस सतह को और अधिक बाहरी स्वरूप को सजावटी बनाते हैं या और अधिक इसको खूबसूरत बनाते हैं, उसे हम ऑर्नामेंटेशन कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑर्नामेंटेशन यानी ऑर्नामेंटेशन की परिभाषा। द आर्ट ऑफ डेकोरेशन और ऑर्नामेंट इज यूज्ड टू एम्बेलिश द पर्टिकुलर components or constituents methodically at regular or irregular intervals on a specifically stated, designated and identified space पोजीशन। ऑर्नामेंटेशन जो है उसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि वह एक ऐसी कला है या फिर एक ऐसी सजावटी कला है जिसका प्रयोग किसी भी निश्चित तत्वों को विधिपूर्वक नियमित अंतराल पे या अनियमित अंतराल पर एक विशिष्ट सतह पर उसे निर्धारित किया जाता है। मीनिंग ऑफ सरफेस ऑर्नामेंटेशन। अब हम इन दोनों शब्दों को मिलाकर मीनिंग ऑफ सरफेस ऑर्नामेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात सरफेस ऑर्नामेंटेशन से हमारा अभिप्राय क्या है? Surface ornamentation adds immense beauty
enhances the look of a garment. The main idea of fabric decoration is to add an element of interest. The most common material used for surface ornamentations are mirrors, beads, sequins, threads, wires, buttons, etc. And surface ornamentation is a type of skill. Surface ornamentation से यह अभिप्राय है कि वह किसी भी परिधान के लुक को बहुत ही अधिक एक ब्यूटी प्रदान करती है और उसके लुक को एनहांस करती है या उसको बढ़ाती है। वस्त्र को सजाने का मुख्य जो हमारा विचार होता है इज़ टू ऐड एन एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि तत्वों में एक रुचि उत्पन्न करने से है। और जो मुख्य द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड फॉर सरफेस ऑर्नामेंटेशंस आर, और सरफेस ऑर्नामेंटेशन में जो मुख्य हमारी सामग्री प्रयोग में की जाती है वो है मिरर यानी कि कांच, बीड्स मोती, सीक्वेंस सितारे, धागे, तार, बटन आदि। और सरफेस ऑर्नामेंटेशन एक प्रकार का कौशल है। अब हम डेफिनेशन ऑफ सरफेस ऑर्नामेंटेशन पढ़ेंगे, अर्थात सरफेस ऑर्नामेंटेशन की परिभाषा। In a predetermined space, the arrangement and relations between the parts or elements of something complex in an orderly, efficient, accordant, and planned manner in a consistent or accurate procedure which can be symmetrical or asymmetrical. अब हम surface ornamentation की परिभाषा को समझेंगे। किसी भी निर्धारित क्षेत्र में क्रमवार अनुसार नियोजित प्रकार से शुद्धता विधि के द्वारा, जो कि यथा प्रमाण या बिना यथा प्रमाण के कोई भी जटिलता लिए हुए तत्वों के हिस्से को व्यवस्थित करना तथा उनमें संबंध स्थापित करना ही सरफेस ऑर्नामेंटेशन कहलाता है। अब हम टाइप्स ऑफ सरफेस ऑर्नामेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सरफेस ऑर्नामेंटेशन में यानी सतह को हम कितनी प्रकार से सजा सकते हैं या उसे एक अलग रूप प्रदान कर सकते हैं। इसे हम टेक्सटाइल एम्बेलिशमेंट भी कहते हैं। टेक्सटाइल्स में हमारे बहुत तरह के टेक्सटाइल्स को हम प्रयोग में ले सकते हैं। टेक्सटाइल का यहाँ अर्थ है फैब्रिक से। ये कोई भी मटेरियल हो सकता है, ये वुवन हो सकता है, नेटेड हो सकता है, नॉन वुवन भी हो सकता है और मैश फैब्रिक्स भी हो सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के वस्त्र संरचना वाले वस्त्रों पे हम एम्ब्रॉयडरी को कर सकते हैं। मैंने इसे दो प्रकार से वर्गीकृत करने का प्रयास किया है, यानी 2 क्लासिफिकेशंस मैंने यहाँ पे दी हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जिसमें हम 4 प्रकार में हमने उसको विभाजित किया है। पहला है इंसर्शन, एप्लीकेशन ऑन द सरफेस। या इंसर्शन का मतलब है कि सतह के अंदर यानी कि तंतु के अंदर के माध्यम से हम उसको सजाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहला है डाइंग यानी कि रंगने की प्रक्रिया, रंगों के माध्यम से भी हम सतह को सजावटी रूप प्रदान करते हैं या उन्हें हम सजा सकते हैं। दूसरा है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का मतलब होता है छपाई, और ये कोई भी प्री डिटर्मिन्ड एरिया पे हम रंगों को अप्लाई करते हैं या उनको उस पर लगाते हैं। पेंटिंग जो है हम ब्रश के माध्यम से करते हैं और उसमें हम रंगों को ब्रश के माध्यम से वस्त्र की सतह पर लगाते हैं, जो कि उभरा हुआ नहीं होता है और कुछ कुछ फाइबर या तंतु के अंदर समा जाता है। सेकंड है इनबिल्ट। इनबिल्ट का मतलब है कि जो कि एप्लीकेशन ऑन द सरफेस ही है, और जब हम कोई भी चीज़ यानी जब हम वस्त्र का निर्माण करते हैं तो उसी में हम
कुछ ऐसे डिज़ाइंस बनाते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। उसमें मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से वीविंग और निटिंग में भी हम सरफेस ऑर्नामेंटेशन कर सकते हैं। ये दोनों प्रकार से हो सकती है, ये फ्लैट इफेक्ट में भी हो सकते हैं और रेज्ड इफेक्ट में भी हो सकते हैं, यानी कि इसमें समतल प्रभाव भी उत्पन्न किया जा सकता है और इस सतह ऑर्नामेंटेशन को हम, जो सरफेस ऑर्नामेंटेशन है, इसको हम उभार कर भी इस पे प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। और हम ये दो प्रकार में करते हैं, जैसे कि वीविंग है और निटिंग में। वीविंग में जैसे कि हम कोई भी डॉबी वीव या जिकॉर्ड वीव में, या आप जैसे देखते हैं बनारसी साड़ियाँ होती हैं, उनमें भी किस तरह से हम क्या करते हैं, अब जो सतह होती है उसको किस तरह से वीविंग के माध्यम से ही सजा लेते हैं। दूसरा माध्यम है हमारा है जिसे हम कहते हैं निटिंग। निटिंग में भी हम विभिन्न प्रकार के रंगों के द्वारा निटिंग करके कुछ पैटर्न्स क्रिएट करते हैं, या फिर हम उसमें सेम कलर में हम कुछ इस तरह की सजाते हैं। उसको भी हम एक समतल प्रभाव भी उत्पन्न कर सकते हैं, और या फिर हम उसमें एक रेज्ड इफेक्ट भी प्रदान कर सकते हैं। थर्ड है हमारा रेज्ड इफेक्ट। हमने इसको रेज्ड इफेक्ट को हमने अंदर ही लिया है, क्योंकि अलग से लिया है। रेज्ड का मतलब है उभरा हुआ प्रभाव उत्पन्न करना। ये हमने एम्ब्रॉयडरी के माध्यम से किया है, और हमने ये बताया है कि ऊपरी सतह पे ही किस प्रकार से हमने उसे 3 भागों में विभाजित करने का प्रयास किया है, लो रेज्ड, सेमी रेज्ड एंड फुली रेज्ड। तो लो रेज्ड का मतलब है कि जब हम एम्ब्रॉयडरी को बहुत ही कम रेज्ड करते हैं, या फिर वो समतल सतह से बिल्कुल मेल खाती हुई होती है, उसे हम लो रेज्ड कहते हैं। जैसे कि हम स्टिचेस में ले सकते हैं रनिंग स्टिच, या रनिंग स्टिच को ले सकते हैं। सेमी रेज्ड में हल्का प्रभाव ऊपर होता है, उभरा हुआ होता है, उसे हम सेमी रेज्ड में ले सकते हैं। जैसे कि हमारा सैटन स्टिच है या नॉट स्टिचेस हैं, उनको हम सेमी रेज्ड में ले सकते हैं। और फुली रेज्ड का मतलब होता है जब हम उसको बहुत ही अधिक उभारते हैं और एक 3D इफेक्ट का प्रभाव उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बुल्लन नॉट है और फ्रेंच नॉट है। इस प्रकार की जो एम्ब्रॉयडरीज हैं, या फिर पैडेड सैटिन स्टिच है, उससे भी हम फुली रेज्ड इफेक्ट दे सकते हैं। फोर्थ है फैब्रिक मैनिपुलेशन है। इसमें हम मैनिपुलेशन से तात्पर्य है कि वस्त्र को किस प्रकार से हम हैंडल कर सकते हैं बहुत ही विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा, और हम उसको एक बहुत ही सजावटी यानी सरफेस को हम ऑर्नामेंट कर सकते हैं। पहला है स्मोकिंग, टक्स, प्लीट्स, गैदर्स एक्सेट्रा। ये जो माध्यम है ये परिधान के कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। तो उसमें हम कोई भी एरिया जो होता है परिधान का, उसमें हम उसको सजा सकते हैं। हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है, जिसे भी हमने 4 भागों में विभाजित करने का प्रयास किया है। पहला है एम्बेलिशमेंट थ्रू एडिशन, यानी कोई भी अतिरिक्त चीज़ों के माध्यम से हम सरफेस ऑर्नामेंटेशन को कैसे सरफेस को हम ऑर्नामेंट कर सकते हैं। तो इसमें पहला है थ्रेड्स। थ्रेड के माध्यम यानी एम्ब्रॉयडरी जब करते हैं तो हम केवल धागों का प्रयोग करते हुए भी हम मतलब उस सतह पे हम कुछ एडिशन कर रहे हैं। बीड्स के माध्यम से हम मोती लगा सकते हैं, सीक्वेंस यानी सितारे, बटन्स ही हैं, पाइपिंग्स हो गई जो कि उरेब पट्टी होती है, रफल्स, फ्रिल्स हैं, लेसेस, ब्रेड्स, रिबन्स, मिरर्स आदि। तो इनके माध्यम से यानी हम कुछ चीज़ें ऐड करके भी हम सतह को सजा सकते हैं। सेकंड माध्यम है हमारा एम्बेलिशमेंट थ्रू सब्ट्रैक्शन। कुछ ऐसी भी सजावट होती है सतह की जिसमें हम उस सतह में सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हम चीज़ माइनस कर देते हैं। जैसा कि कटवर्क है, हम उसमें आपने देखा होगा जब हम कोई भी एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो हम उस हिस्से से उस कटवर्क में हमको कटवर्क के नाम से ही जैसे तात्पर्य है कि उसमें हम वस्त्र को काट कर अलग करके फिर एम्ब्रॉयडरी करते हैं। ड्रॉन थ्रेड वर्क में हम धागों को निकाल देते हैं। ये धागे चाहे वो वॉप थ्रेड्स हैं या वेव थ्रेड्स हैं, उनको किस तरह से मैं
एम्ब्रॉयडरी करनी है तो ड्रॉन थ्रेड वर्क भी किया जाता है और फिर उन धागों के ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं। ड्रॉन वर्क का मतलब होता है कि जब हम वॉप एंड वेव थ्रेड्स को पुल करते हैं, ये एक प्रकार का पुल्ड वर्क भी इसको कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो वॉप एंड वेव थ्रेड्स होते हैं, जब हम इस पर एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो वो अपनी स्थिति से मतलब उन्हें खिसका दिया जाता है, यानी डिस्टॉर्ट किया जाता है, इसीलिए इसे ड्रॉन थ्रेड वर्क भी कहा जाता है। थर्ड है एम्बेलिशमेंट थ्रू कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, यानी कि निर्माण तकनीकों के माध्यम से भी किस तरह से हम सरफेस ऑर्नामेंटेशन कर सकते हैं, जैसे कि क्विल्टिंग में हम क्या कर सकते हैं, स्टिचिंग करने से हम सतह को उसको उभार देते हैं या उसको सजाते हैं। एप्लीक के माध्यम से, यानी हम जब कोई भी अन्य प्रकार के वस्त्र को उसके ऊपर सतह पे अप्लाई करते हैं तो ये भी एक माध्यम है सतह को सजाने का। दूसरा है पैचवर्क, यानी जब हम छोटे छोटे टुकड़ों को रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल जब हम करते हैं, जोड़ने हैं, तो वो भी एक सतह को सजाने का माध्यम बन जाता है। फोर्थ है फैब्रिक मैनिपुलेशन। फैब्रिक मैनिपुलेशन हमने पहले वाले में भी पढ़ा था, और फैब्रिक मैनिपुलेशन है कि हम किस तरह से हमारे पास जो एक सतह होती है हम उसको किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। और इसमें हमारा जो देख सकते हैं कभी 3D और 2D इफेक्ट्स भी आता है, जैसा कि स्मोकिंग है, टक्स, प्लीट्स, गैदर्स आदि। इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको सभी प्रकार के सरफेस ऑर्नामेंटेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है डाइंग, ये है प्रिंटिंग, पेंटिंग, ये हमारा है वीविंग में ही हमने किस तरह से सतह को सजाया है। ये निटिंग में हमने विभिन्न प्रकार के रंगों को लेकर और निटिंग की है, तो ये हमारे इस तरह से हमने सतह को सजाने का प्रयास किया है। फिर हमने जो दूसरा था, ये हमारा इंसर्शन था, और ये हमारा था इनबिल्ट था। और अब ये जो माध्यम है हमारा रेज्ड इफेक्ट है, जिसमें हमने ये लो रेज्ड इफेक्ट है जो रनिंग स्टिच के माध्यम से हमने करने का प्रयास किया है। दूसरा है हमारा सेमी रेज्ड में, आप देख सकते हैं इसमें पैडेड सैटिन स्टिच लिया गया है, और ये हमारा बुल्लन नॉट से हमने इसको फुली रेज्ड इफेक्ट देने का प्रयास किया है। देन हमारा फैब्रिक मैनिपुलेशन है, जिसमें हमने स्मोकिंग को लिया है, टक्स को लिया है, प्लीट्स को लिया है, और गैदर्स को यहाँ पर हमने लिया है। अब हम इस नेक्स्ट स्लाइड में हम सेकंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था उसमें बताऊंगी एम्बेलिशमेंट थ्रू एडिशंस। आप ये देख सकते हैं, ये धागों के माध्यम से इसमें हमने बीट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे सीक्वेंस हैं, ये बटन्स हैं, पाइपिंग्स, रफल्स, लेसेस, ब्रेड्स, रिबन्स और मिरर्स। ठीक है। एम्बेलिशमेंट थ्रू सब्ट्रैक्शन में हम देख सकते हैं यहाँ कट वर्क है, ड्रॉन थ्रेड वर्क एंड ड्रॉन वर्क। एम्बेलिशमेंट थ्रू हमने कंस्ट्रक्शन टेक्निक लिया है, इसमें आप क्विल्टिंग है, एप्लिक है एंड पैच वर्क है। और इसके बाद हमारा आता है फैब्रिक मैनिपुलेशन है, और इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा स्मोकिंग है, टक्स है, प्लीट्स, गैदर्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम कितने माध्यम से हम सतह को सजा सकते हैं। सिक्स्थ है मीनिंग ऑफ एम्ब्रॉयडरी, द आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग द क्लॉथ विद नीडल एंड थ्रेड, यानी कि किसी भी वस्त्र को नीडल और थ्रेड के माध्यम से एम्ब्रॉयडरी करना, यानी उस पर कोई भी सजावट करना वाली कला है। द प्रोसेस यूज्ड टू टेलर, पैच, mend and reinforce the cloth fostered the development of sewing techniques, and the decorative possibilities of sewing led to the art of embroidery. पहले पूर्व में क्या किया जाता था, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जब हम कोई भी वस्त्र जो होता था उसको सिलाई करते थे, उसे पैच करते थे,
उसे मेंड करते थे यानी उसकी मरम्मत करते थे, और उसको रीइंफोर्स करते थे यानी उसको और अधिक पहनने योग्य बनाते थे। इससे जो है स्विंग तकनीकों का विकास हुआ, और फिर इन्हीं स्विंग तकनीकों से जब हम कोई भी सजावट वाला कार्य करने लगे एक सतह पे, और इससे जो है एम्ब्रॉयडरी की कला का आरंभ हुआ। देन सेवेंथ इज डेफिनेशन ऑफ एम्ब्रॉयडरी, यानी एम्ब्रॉयडरी की परिभाषा। The art of working raised and ornamental designs in threads of silk, cotton, gold, silver, or other material upon any woven fabric, leather, paper, etc. with a needle. अब एम्ब्रॉयडरी की परिभाषा में हम देख सकते हैं कि जो भी किसी भी सतह पर जब हम कुछ भी सजावटी डिज़ाइन को एक उभरे हुए रूप में करते हैं वाली एक कला है, जो कि हम धागों के द्वारा, जो कि सिल्क, कॉटन, गोल्ड, सिल्वर या फिर अन्य सामग्री के बने हुए हो सकते हैं, और ये किसी भी सतह पर किया जा सकता है, वुवन फैब्रिक पे यानी बुने हुए वस्त्रों पर, लेदर पर, पेपर पर आदि पे, और नीडल के माध्यम से इसे किया जाता है। देन है मीनिंग ऑफ ट्रेडिशन, यानी कि हमारी परंपराओं का अर्थ क्या है या उससे हमारा अभिप्राय क्या है। द कन्वेंस और इम्पार्टिंग ऑफ कस्टम्स और बिलीव्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि हमारे विश्वास और हमारे जो रीति रिवाज हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी जब हम आगे की ओर प्रदान करते हैं वह कहलाता है ट्रेडिशन। द हैंडलिंग डाउन ऑफ स्टेटमेंट्स, बिलीव्स, लेजेंड्स, कस्टम्स, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, स्पेशली बाय वर्ड ऑफ माउथ और बाय प्रैक्टिस। अर्थात हम पीढ़ी दर पीढ़ी या तो मुंह से बोले गए हुए शब्दों के द्वारा और या फिर अभ्यास के माध्यम से जब हम कोई भी, जैसे कि कथन है, विश्वास है, दिव्यता, रीति रिवाज या कोई जानकारियाँ, जब हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे की ओर जब हम उसको करते हैं, समर्पण करते हैं उसका, तो वह कहलाता है ट्रेडिशन। अब आता है डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिशन। अ कंटिन्यूइंग द पैटर्न ऑफ कल्चर, बिलीव्स और प्रैक्टिस, लॉन्ग स्टैब्लिश्ड और इनहेरिटेड वे ऑफ थिंकिंग और एक्टिंग। अब इससे परिभाषा जो है परंपरा की जो परिभाषा या ट्रेडिशन की परिभाषा है कि एक ऐसा पैटर्न है, यानी एक लगातार पैटर्न है किसी भी संस्कृति का जिसमें विश्वास और अभ्यास का माध्यम होता है, जो कि एक बहुत ही लंबे समय से स्थापित होता है, और ये जो है क्या कहते हैं इसको हम इनहेरिटेड वे ऑफ थिंकिंग और एक्टिंग, यानी इसे हम वंशागत, एक तरह से हम कह सकते हैं वंशागत प्रकार से उसको सोचना और उस पर अपने आप को ढालना या उसको प्रस्तुत करने से है। एन इनहेरिटेड एस्टैब्लिश्ड और कस्टमरी पैटर्न ऑफ थॉट्स, एक्शन और बिहेवियर, रिलीजियस प्रैक्टिस और सोशल कस्टम। ये एक ऐसी हम कह सकते हैं कि वंशागत स्थापित और कस्टमरी पैटर्न है, यानी कि रीति रिवाज वाला एक पैटर्न है जिसमें हमारे विचार है, हमारी थिंकिंग है, हमारे थॉट्स हैं, हमारी क्रियाएं हैं, हमारा व्यवहार है, हमारा धर्म है, जो प्रैक्टिस है, यानी प्रैक्टिस का मतलब जो हम उसका अनुसरण करते हैं, और तथा हमारे जो सामाजिक रीति रिवाज है उन सब से जो ट्रेडिशन है जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कोई एक एस्पेक्ट नहीं है, ये एक लगातार एक
प्रक्रिया है। फिर हम आते हैं मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल वर्ड से आ गया कि जो परंपरागत होना, परंपरा और परंपरागत होना है, तो एग्जिस्टिंग इन और एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन। जब हम किसी भी परंपरा के एक हिस्सा होते हैं, एक एग्जिस्टिंग एज अ पार्ट, हम उसके एक हिस्सा है जो कि बहुत ही लंबे समय से स्थापित है और उत्पादित हुआ है, एंड डन और यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द ट्रेडिशन, और जो परंपरा के अनुसार होता है, उसका अर्थ है ट्रेडिशनल। 11th है डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल। द ट्रेडिशनल is something keeping with long standing tradition, style or custom, idiomatic expression, acceptable, folkloric, old, legendary, epical, ancestral, disciplinary, taking for granted, acknowledged and classical. Definition of traditional में मैं आपको यहाँ पर इसको अब समझाने का प्रयास करूँगी कि जो परंपरा है वो काफ़ी शब्दों का एक समायोजन है, जो कि मैंने अभी आपको इसमें एक पढ़कर बताया है। तो मैं उसको बताना चाहूँगी कि परंपरागत जो है, जो ट्रेडिशनल है, उसे एक शब्द के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता है, उन्हें कई शब्दों के माध्यम से ही समझाने का मैंने प्रयास किया है। तो जैसे कि ये कह सकते हैं कि जो भी ट्रेडिशनल चीज़ है, यानी जो परंपरागत है, वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन है, यानी कि बहुत ही लंबे समय तक रहने वाली एक परंपरा होती है, शैली होती है, रीति रिवाज होती हैं, और मुहावरे के रूप में उसे हम अभिव्यक्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, और जो कि लोक कथाओं पर आधारित होती है, प्राचीन होती है, दिव्य होती है, यानी लेजेंडरी, एपिकल, यानी कि हम उन्हें महाकाव्यों में भी देख सकते हैं या उनसे भी जुड़ी हुई होती हैं। फिर वो एंसेस्ट्रल होती हैं, यानी कि वो पैतृक होती हैं, और डिसिप्लिनरी होती हैं, यानी कि शासनात्मक होती हैं, और देन टेकन फॉर ग्रांटेड है, यानी कि स्वीकृत होती हैं, एक्नॉलेज्ड यानी आभार होता है उनमें, और वह एक प्रतिष्ठित होती है। तो हमारे जो ट्रेडिशन है, कुछ इन सब शब्दों का एक समायोजन होता है, और इन्हीं के आधार पर हम इसे परंपरागत के रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं। फिर है हमारा डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी। अब मैंने इसमें इन दो शब्दों का, जो हम पहले पढ़ चुके थे, एम्ब्रॉयडरी क्या होती है और परंपरागत क्या होता है, तो अब हम इसमें इन दोनों शब्दों को मिलाकर और इसकी हम परिभाषा मैंने इस पर तैयार की है, जो कि इस प्रकार से है: द मोस्ट एक्सप्रेस्ड क्लासिकल डिसिप्लिनरी एंड ancestral inherited art of thread work which is imparted and practiced from generation to generation in a very refined form. तो अब हम यहाँ सकते हैं कि जो भी हमारा जो क्लासिकल है, यानी कि जो कि हमारी प्रतिष्ठित, डिसिप्लिनरी का मतलब अनुशासनात्मक, और हमारी पैतृक जो है, जो हमने ग्रहण किया है, आर्ट यानी जो कला है, जिसे हम थ्रेड वर्क भी कहते हैं, और जिसे हमारे में एक तरह से उन्होंने उसको डालने का प्रयास किया है, और जिसे हम अभ्यास के द्वारा एक जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको एक बहुत ही रिफाइंड फॉर्म में, यानी बहुत ही एक अच्छे रूप में सामने वाले को या अपनी पीढ़ी को प्रदान करते हैं। अब हम स्टाइल्स ऑफ ऑर्नामेंटेशंस पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम कोई भी सतह को सजाते हैं तो उसमें भी कुछ शैली होती है, जो कि प्रत्येक प्रकार के ऑर्नामेंटेशन में हम उसे सम्मिलित कर सकते हैं। जितनी भी मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताए थे, जितने भी उसके ग्रुप्स थे, जो वर्गीकरण थे, उन सब में स्टाइल्स होती हैं, और ये सभी स्टाइल्स उनमें हमने उसमें सम्मिलित करते हैं। स्टाइल्स ऑफ ऑर्नामेंटेशन जो है कैन बी स्टडीड इन रेफरेंस
to the specific culture which develop a unique forms of decoration or modified ornament from other cultures. तो स्टाइल्स ऑफ जो ऑर्नामेंटेशन है ये हम किसी भी विशिष्ट प्रकार के जो रीति रिवाज या हमारी जो संस्कृति होती है जो कि एक यूनिक प्रकार की सजावट को का रूप प्रदान करती है उसे मॉडिफाइड किया जाता है ऑर्नामेंट्स को और उन कल्चर्स को उन संस्कृति को हम सतह पर उभारने का या उकेरने का कार्य करते हैं. ऑर्नामेंटेशन any element added to and otherwise merely a structural form usually for the purpose of decoration or embellishment. तो ornamentation कोई भी एक प्रकार का हम कह सकते हैं ऐसा तत्व है जो कि हम किसी भी स्ट्रक्चरल फॉर्म में यानी कि संरचनात्मक रूप से या फिर किसी उद्देश्य को लेते हुए हम उसको सजाते हैं. अब हमने यहाँ पे 3 मुख्य प्रकार के ऑर्नामेंट्स को लिया है और हमने उसे रिकग्नाइज किया है. 3 बेसिक एंड फेयरली डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ ऑर्नामेंट्स में बी रिकग्नाइज्ड. फर्स्ट है मिमेटिक और इमिटेटिव ऑर्नामेंट है. द फॉर्म्स ऑफ विच हैव सर्टेन डेफिनेट मीनिंग्स. तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम कोई भी चीज़ जिसका कोई एक बहुत ही स्पष्ट अर्थ होता है प्रकार का होता है उसको इसमें हम सम्मिलित करते हैं और उसको हम इमिटेट करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि मैं आपको इसमें बता सकती हूँ कि जैसे कि कोई भी जैसे जानवर ले लिया या फूल पत्ती ले ली तो उसका कुछ एक निश्चित अर्थ है यानी कि वो एक फूल है या वो एक पत्ती है या फिर कोई वो जानवर है या कोई मनुष्य का आकार है. तो इसको हम क्या करते हैं जब हम सतह पे लाने की कोशिश करते हैं किसी भी माध्यम के द्वारा तो हम क्या करते हैं उसको इमिटेट कर रहे हैं यानी हम उसकी नकल कर रहे हैं उस सतह पे. तो इसीलिए हम उसको इमिटेटिव ऑर्नामेंट से इसको करते हैं क्योंकि इसका एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी होता है यानी इसका कोई एक चिन्ह होता है चिन्हित होता है एक तरह से वो तो वो उसके माध्यम से हम उसको बताने की प्रयास करते हैं. सेकेंड है अप्लाइड ऑर्नामेंट है मतलब इंटेंडेड टू ऐड ब्यूटी टू अ स्ट्रक्चर बट एक्सट्रिंक्स टू इट. अप्लाइड ऑर्नामेंट का है कि किसी भी संरचना में हम कोई भी चीज़ को जब उसके ऊपर अप्लाई करते हैं ब्यूटी देने के लिए या उसको सजाने के लिए बट एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बट टू इट इसका मतलब है कि वे अनावश्यक रूप से उसको हम उस सतह पर ऐड करते हैं. जैसे कि आप कह सकते हैं रिबन्स हैं या फिर मिरर है बीड्स हैं ये सब चीज़ें अप्लाइड ऑर्नामेंट में हम उसको सम्मिलित करेंगे. थर्ड है ऑर्गेनिक ऑर्नामेंट है इनहेरेंट टू द इन द फंक्शन और मटेरियल. इनहेरेंट इन द फंक्शन और द मटेरियल्स में जैसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक ऑर्नामेंट में होता है कि कई बार कुछ ऐसी सतह होती हैं जिनमें वो सारे गुण होते हैं जो उसकी सतह को एक ब्यूटी ऐड करने का प्रयास करते हैं या उसकी सतह को सजाने का प्रयास करते हैं वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक ऑर्नामेंट. जैसे कि वूल में एक अपना गुण होता है क्रिम्पिंग वाला तो वो एक ऑर्गेनिक ऑर्नामेंट का कार्य करता है ऊन को प्रदान करता है. उसकी क्रिम्पिंग है उसके स्केल्स हैं वो किस तरह से उसको एक नया रूप प्रदान करने का प्रयास करते हैं. 14th पॉइंट है हमारा कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया. देयर आर 7 एलिमेंट्स और द पार्ट्स ऑफ अ सिंगल कल्चर. किसी भी संस्कृति में 7 एक ऐसे तत्व होते हैं या उसके हिस्से होते हैं एक अकेले संस्कृति में. दे आर द सोशल ऑर्गेनाइजेशन कस्टम्स रिलीजन लैंग्वेज गवर्नमेंट इकोनॉमी एंड आर्ट्स. तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं. सामाजिक संगठन होते हैं कस्टम यानी रीति रिवाज रिलीजन यानी धर्म लैंग्वेज यानी भाषा गवर्नमेंट यानी सरकार इकोनॉमी यानी आर्थिक स्थिति और तथा कला. तो ये एक कल्चरल एस्पेक्ट है और हमारे भारत में भी इन सभी 7
तत्वों का समायोजन है। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंडियन कल्चर इज़ अ यूनिक एंड वेरिएंट, यानी ये जो इंडिया की जो संस्कृति है, यानी भारत की जो संस्कृति है, वो बहुत ही विशिष्ट है और एकदम हटकर है, और इसमें बहुत ही विभिन्नताएं हैं। इट इंक्लूड्स द इंटेलेक्चुअल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल और सामाजिक एस्पेक्ट को हम इसमें देख सकते हैं, क्योंकि हमारा भारत जो है वो बहुत ही सामाजिक लोगों से या उनके कार्य से जुड़ा हुआ है। इट ऑल्सो टेक्स अकाउंट ऑफ द एस्थेटिक इंस्टिंक्ट एज वेल एज द स्पिरिचुअल इम्पल्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो हम ये देख सकते हैं कि उसमें जो है एक बहुत ही सजावटी यानी एस्थेटिक यानी ब्यूटी और एक स्पिरिचुअल जो हमारे आध्यात्मिक जो है हमारे ह्यूमन बीइंग्स में, वो बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है मनुष्य में। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन अ फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। और हम अपने भारत में बहुत ही ज़्यादा भौतिक और सामाजिक वातावरण में हम बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ देख सकते हैं। हमारे वातावरण में हम विभिन्न प्रकार के लोग हैं, हमारे यहाँ भांति भांति के भाषाएं बोली जाती हैं, और विभिन्न प्रकार के हमारे यहाँ पे एक सामाजिक रीति रिवाज है जो हम यहाँ पे केवल एक पूरे विश्व में केवल हम भारत में ही ये सब देख सकते हैं। फिर है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर का क्या महत्व है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा है। ऑफ इंडियंस आर प्राउड ऑफ द कल्चर ऑफ इट्स कल्चर, यानी इंडिया जो है, यहाँ की जो इंडियंस जो हैं जो भारतीय हैं, वो अपनी संस्कृति पे बहुत ही ज़्यादा अधिक गर्व करते हैं। और इन आवर कंट्री इट इज़ अ ट्रेडिशनल टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट एंड ऑल्सो टू हेल्प आउट अदर्स इन नीड। हमारे भारत में ये देखा गया है, हमारी ऐसी परंपरा है देखी जा सकती है जहाँ पर बड़ों का आदर किया जाता है और सच्चाई के राह पे चलने वाले होते हैं और बहुत ही सच्चे मन वाले होते हैं। और ये सभी को हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। It is also considered the traditional to celebrate our cultural festival and religious activities with the families and neighbors। और हमारी जो परंपरा में है ये है कि हम विभिन्न प्रकार के हमारे जो भी संस्कृति है में हमारे त्यौहार है या हमारी कोई धार्मिक जो कार्य या क्रियाएं हैं, वो हम अपने परिवार और अपने जो पड़ोसी हैं उनके साथ उसको मनाने में सहमत हैं और हम उसको पसंद करते हैं। आगे के जो हम 2 पॉइंट्स हैं वो मैं सेकंड 2 पार्ट्स में आपको कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।